नमस्कार। हमारे सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं एक मिर्गी की एक रेयर कॉम्प्लिकेशन, जो रेयरली हो सकती है लेकिन इसके बारे में सबको जानना जरूरी है, जिसको कहते हैं सूडेथ, यानी कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। और इसका मतलब है कि मिर्गी में कभी अचानक, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी मृत्यु, जिसको बोलते हैं सूडेथ। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा पैनल है। हमारे पास सारे विशेषज्ञ हैं हमारे पास। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक एक करके अपने विशेषज्ञों को। तो डॉक्टर वेंगम्मा मैडम हैं, जो हमारी इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। मैडम बहुत सीनियर मिर्गी की एक्सपर्ट हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं तिरुपति से। तो मेरे साथ दूसरी मॉडरेटर हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी मैडम, एम्स की वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट, मिर्गी की एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। हमारे स्पीकर्स हैं डॉक्टर कविता श्रीवास्तव, जो पुणे से हैं। मैडम कविता मैडम पुणे में भारतीय विद्यापीठ में सीनियर बच्चों की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट मिर्गी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, जो दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं, ये भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं। और जमशेदपुर से डॉक्टर एकता अग्रवाल हैं। डॉक्टर एकता जो है, ये मैडम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो संभव न्यूरो सेंटर में काम करती हैं। और आज हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ डॉक्टर एलिजाबेथ डॉनर हैं। मैडम हॉस्पिटल ऑफ सिक चिल्ड्रन टोरंटो में मिर्गी के बच्चों की मिर्गी के रोग के डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसकी अध्यक्ष हैं। और मैडम मिर्गी की जो इस कॉम्प्लिकेशन से सूडेथ कहते हैं, उसमें पूरी दुनिया की सबसे बड़ी काफी बड़ी एक्सपर्ट हैं। तो मैडम हमारे सवाल का जवाब देंगी जरूर। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपके सवाल हैं आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और हम सवालों का जवाब सेशंस के बाद सारे सवालों को आंसर करेंगे और आपके पूरे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं पहली टॉक से, जो डॉक्टर कविता श्रीवास्तव देंगी। वो आपको बताएंगी कि सूडेथ क्या चीज है। तो मैं ओवर टू डॉक्टर कविता। नमस्कार डॉक्टर सुभाषिनी, धन्यवाद आपका ये मौका देने के लिए। और साथ में मैं डॉक्टर वेंगम्मा एंड डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी मैडम, दोनों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। एंड डॉक्टर एलिजाबेथ डॉनर और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, जो इतना अच्छा काम कर रही है लोगों में जागृति पैदा करने के लिए मिर्गी के बारे में, और ये जो कुछ रेयर घटनाएं होती हैं जिसे हम सूडेथ कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। यस, ओके। तो आइए आज हम सूडेथ के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर सुभाषिनी बताया, मैं पुणे से हूँ, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे से। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? पहली चीज है कि सूडेथ क्या है, ये जानने के पहले थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए कि मिर्गी क्या है, दौरे क्यों आते हैं, वो थोड़ा सा टच करते हुए हम आगे जाएंगे। किससे ये होने की संभावना ज्यादा है, इसके बारे में क्यों जानने की आवश्यकता है, और इसको हम रोक सकते हैं क्या, इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, ये सब चीजें आज हम आज के पूरे वेबिनार में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि दौरे क्या होते हैं। अब आप लोग सब जो आज यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको खुद को या उनके बच्चों को जो मिर्गी की बीमारी बताई गई है, तो वो बार बार दौरे आने की तकलीफ को हम मिर्गी कहते हैं। तो ये दौरे क्यों आते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क बहुत सारे असंख्य न्यूरॉन्स, मतलब गिनती करना भी असंभव है, कई अरब न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और इनसे मिलकर बना है। और इनका काम सुचारू रूप से चलने के लिए ये नेटवर्क्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनमें संदेश जाने के लिए नेटवर्क्स होते हैं। जैसे ये जो संदेश यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो एक उसी रास्ते में जाए, इधर उधर ना जाए, इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हमारे ब्रेन में बनी हुई हैं, जिन्हें हम नेटवर्क्स कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क्स बने हुए हैं, यदि उनका काम सुचारू रूप से चलता है, सही लय सही ताल में चलता है, तो उसमें हमारा नॉर्मल
जो हम सब काम करते हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे हमें पेन का ढक्कन खोलना है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, ये सब काम हमारे ये ब्रेन के सुचारू रूप से चलने वाले नेटवर्क्स के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन कभी कभी इन नेटवर्क्स में, इन जो सिग्नलिंग जो होना चाहिए नेटवर्क्स में कि यहाँ रुको, यहाँ चलो, ये कभी कभी असंतुलित हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो ये प्रवाह है संदेशों का, ये अत्यधिक हो सकता है, और इस असंतुलन की वजह से या तो उत्तेजना ज्यादा है या फिर उसको कंट्रोल करने वाली चीजें कम हैं, और ये असंतुलन पैदा करता है गड़बड़ियां, जो दिमाग के विद्युत के प्रभाव में गड़बड़ियां होती हैं, संदेश लाने ले जाने में गड़बड़ियां होती हैं, और इसी को हम दौरों के रूप में बाहर की स्वरूप में देखते हैं। और यदि हम जो ईईजी में हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब हमारा ब्रेन एकदम शांत है, नॉर्मल एक्टिविटी है, तब वो सुचारू रूप से हमें शांत दिख रहा है, और जब झटके आते हैं तब इसमें जो विद्युत प्रवाह की गड़बड़ियां हमें ईईजी में हम पकड़ सकते हैं। अब दौरे कई प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे जो धोखादायक या जब से सबसे ज्यादा जानलेवा जो दौरा हो सकता है, वो हम गंभीर दौरे या बड़े दौरे कहते हैं उनको। इसमें आपने देखा होगा बच्चे की आंख ऊपर चढ़ा लेना, हाथ पैर से जोर जोर से झटकना, सिर भी कई बार बहुत जोर जोर से झटकते हैं, और मुंह में लार आ सकती है, और जब थोड़ा सा शांत होता है तो बच्चा बेहोश हो जाता है और उसमें पेशाब वगैरह हो सकती है। तो ये बड़े दौरे कहलाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जान का खतरा है। क्यों है इसमें सबसे ज्यादा जान का खतरा? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ब्रेन में ही सब चीजों का कंट्रोल है, चाहे वो हृदय की गति है, चाहे वो सांस है, चाहे हमारे हाथ पैर की ताकत है कि हमें क्या करना है, सोचना है, क्या हम देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, सब चीजें ब्रेन के से ही कंट्रोल होती हैं। तो जब इनका प्रवाह जब गड़बड़ हो जाता है और बहुत देर तक ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके बाद वो काफी देर तक शांत या निष्क्रिय रह सकता है। उस दौरान हृदय की धड़कन जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, सांस भी कम या ज्यादा हो सकती है, या फिर कभी कभी लार यदि सांस की नली में अटक जाए तो उससे दम भी घुट सकता है। तो इन सब कारणों से ये बड़े झटके सबसे ज्यादा जान के लिए धोखादायक हो सकते हैं, या इसमें जान जा सकती है। लंबे दौरे में खुद ही काफी खतरनाक होते हैं, बट दौरे आने के बाद की जो स्थिति है, जिसमें जो दिमाग है वो निष्क्रिय है और हृदय की गति कम या ज्यादा हो गई, या सांस की गति कम या ज्यादा हो गई, इन सब कारणों से भी जान को धोखा हो सकता है। तो लंबे समय तक यदि दौरा चलेगा तो ये सब चीजें और भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो छोटे दौरे होते हैं, उसमें कभी कभी बच्चा जस्ट स्तब्ध दिख सकता है, या कंफ्यूज दिख सकता है, या फिर वो सडनली सिर्फ एक जर्क आके खत्म हो जाता है। तो इन सब चीजों में जान का इतना धोखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चोट लगने की संभावना है। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और सडनली आपको ये छोटा दौरा पड़ गया, उसमें आपने बड़ा ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन आप उस समय अवेयर नहीं है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और आप बस से टकरा सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो ये सब चोटें लगने की संभावना इनमें भी होती है। तो छोटे दौरों को भी कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। अब हम आते हैं कि मिर्गी क्या है। जब ब्रेन दिमाग को कोई चोट पहुंचती है, जैसे गिर गए, चोट लग गई, या फिर ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कम हो गई, या ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर कभी कभी जो हमारे हृदय से धमनी जा रही है ब्रेन की तरफ, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, तो ये सब तात्कालिक कारणों की वजह से यदि ब्रेन को चोट पहुंचती है, दिमाग को चोट पहुंचती है, तो उसके वजह से झटके आ सकते हैं। उन्हें हम मिर्गी नहीं कहते हैं। लेकिन यदि इन्हीं कारणों की वजह से या किसी और कारण से हमारे नेटवर्क्स में एक गड़बड़ी निर्माण हो गई, जो कि बार बार ये दौरे दे सकती है, इन्हें हम मिर्गी कहते हैं। यानी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी तात्कालिक कारण के जब ये दौरे बार बार आते हैं, तब हम उसे मिर्गी कहते हैं। अब ये दौरे एक भाग से शुरू हो सकते हैं, या तो फिर ऐसे नेटवर्क्स में जा सकते हैं जिसमें कि पूरे ब्रेन पे, पूरे दिमाग पे एक साथ कब्जा कर लें। तो उसके वजह से हमें बाहरी रूप जो है, या तो गंभीर दौरा दिख सकता है, या तो फिर छोटे छोटे दौरे दिख सकते हैं। तो इनको हम
किस वजह से होते हैं? जैसे मैंने बताया, यदि आपके ब्रेन को कोई तात्कालिक प्रॉब्लम हो जाए तो भी दौरे आ सकते हैं, लेकिन जब वो बार-बार बिना किसी कारण के आ रहे हैं तो हम उसे मिर्गी बोलते हैं। और क्या ये कॉमन चीज़ है? अभी आपने ज़्यादा करके लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम अगर अपने आस-पास के 100 लोगों से बात करेंगे, तो उसमें से 1 बच्चे को ये मिर्गी की शिकायत हो सकती है। यानी कि 100 में से 1 बच्चे को बार-बार दौरे आने की शिकायत हो सकती है। तो ये कोई ऐसी असाधारण या बहुत अनकॉमन बीमारी नहीं है और दिमाग से संबंधित ये सबसे कॉमन बीमारी है। तो ये किस वजह से हुई? जैसे मैंने आपको बताया, यदि कोई भी चीज़ ब्रेन को, दिमाग को चोट पहुँचा रही है, तो वो वहाँ के नेटवर्क्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क्स असंतुलित ही रहते हैं। या फिर कभी-कभी कोई कारण नहीं मिलता है। हम कारण ढूँढने के लिए यूजुअली स्कैन करते हैं, एमआरआई स्कैन करते हैं कि दिमाग का संरचना अच्छी है क्या? दिमाग गढ़ा हुआ ठीक से है कि नहीं है? बना ठीक से है कि नहीं? उसमें कोई पहले संक्रमण के निशान दिख रहे हैं क्या? उसमें कभी कोई उस समय ऑक्सीजन कम हो गई या ग्लूकोज़ कम हो गई, उसकी वजह से कोई डैमेज के निशान दिख रहे हैं क्या? तो ये सब कारण हमें एमआरआई में समझ में आ सकते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई कारण ऐसे दिखता नहीं है एमआरआई में और यूजुअली इन्हें हम सिर्फ नेटवर्क के असंतुलन की बीमारी है और ज़्यादा करके ये हमारे जीन्स के जो जीन्स हमारे इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि कितनी उत्तेजना होनी चाहिए ब्रेन में और कितना कंट्रोल होना चाहिए, इस असंतुलन को पैदा करने में यूजुअली जेनेटिक या फिर आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। तो यदि एमआरआई में हमें कारण दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि ये डैमेज हुआ था, इसकी वजह से नेटवर्क्स खराब हो गए और इन असंतुलन जो नेटवर्क्स का है वो कई सालों तक रह सकता है और इसीलिए हमें इसका इलाज भी जो है वो ऐसे कई दिनों का या कई हफ्तों का नहीं होता। कई सालों तक हमें इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, इन्हीं चीज़ों पे काम करती हैं। या तो उत्तेजना को कम करती हैं या जो कंट्रोल वाले हमारे दिमाग के मैकेनिज़्म्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको बढ़ाती हैं। तो इस तरह से हम फिट्स को या दौरों को रोकने की कोशिश करते हैं। अब सुडेप क्या है? आशा है मुझे आपको अभी तक की जानकारी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि सुडेप क्या है और ये मिर्गी से ग्रसित बच्चों में या वयस्कों में क्यों होती है? तो ये जब अचानक, अनअपेक्षित किसी ने जब विटनेस नहीं किया है, मैं इसके बारे में और बताऊँगी। बिना किसी तात्कालिक कारण के, जैसे कि कोई चोट भी नहीं पहुँची है, बच्चा तैर नहीं रहा था, डूब नहीं गया है, कोई दौरा भी नहीं दिखा, बड़ा दौरा और फिर भी बच्चा मृत पाया गया, तो उसको हम सुडेप कहते हैं। यदि लंबा दौरा आया है, तो फिर हम जानते ही हैं कि उसमें जान जाने की संभावना है। लेकिन ऐसा कोई भी कारण इसमें नज़र नहीं आता है जिससे कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। इसीलिए इसे कहते हैं सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। सो इस कंडीशन में ज़्यादा करके विदेशों में जो भी कोई डेथ अनएक्सप्लेन्ड होती है, हमारे देश में भी, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। बट पोस्टमार्टम में भी कोई भी कारण ऐसा निकल के नहीं आता है कि कुछ जहरीली चीज़ से मृत्यु हुई है या कोई चोट या अंदरूनी कोई ब्लीडिंग हुई है। तो ऐसा कोई भी कारण जब पता नहीं चलता है, तभी हम उसको सुडेप कहते हैं। लेकिन समझिए अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और एटलीस्ट जब हमने हिस्ट्री लिया है, एग्जामिन किया है बच्चे को, उसमें जांचें की हैं, कोई भी ऐसा कारण हमें नजर नहीं आ रहा है जिससे कि मृत्यु हो सकती है, तो हम उसे संभावित या शायद सुडेप से हुई है ऐसा उसे बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हर परिस्थिति में पोस्टमार्टम संभव नहीं होता है, तो इसलिए ये जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें कि हम संभावित सुडेप की डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो क्या ये बच्चों में भी होता है? तो हाल तक ऐसा सोचा गया था कि ये सिर्फ बड़ों में ही पाया जाता है, लेकिन अब जो रिसेंट शोध सामने आ रहे हैं, उसमें से उन्होंने पाया कि यदि हम 1 साल तक 1000 बच्चे जिन्हें मिर्गी है, उनको देखें, तो उसमें से 1000 में से 1 बच्चे को सुडेप हो सकता है। इसीलिए हमें इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा करके बच्चा सुबह नींद में से जब पेरेंट्स उठाने जाते हैं तो पाते हैं कि बच्चा जो सोया हुआ है और उसकी सांस नहीं चल रही है, उसके
हृदय गति भी बंद है और ज्यादा करके वो उल्टे लेटे हुए पाए जाते हैं। बट ये हमेशा ही ऐसा होता है ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर अधिकांश में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि कोई बड़ा दौरा आके गया है, क्योंकि जब बड़ा दौरा आएगा तो चादर, बिस्तर, तकिया, ये सब चीजें हिलेंगी। बहुत सारे ऐसे हमें चिन्ह कई बार मिलते हैं कि कोई बड़ा दौरा आया है, बहुत सारी लार गिरी हुई है। तो ऐसे कोई वायलेंट मूवमेंट के कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं मिलते हैं कि कोई बहुत बड़ा दौरा आया हुआ हो। सिर्फ दो ही चीजें यूजुअली कॉमन रहती हैं कि ज्यादा करके नींद में और ज्यादा करके पेट के बल सोए हुए। और इसकी हमें इसके बारे में जागरूकता लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई बच्चों में इसका जोखिम बहुत ज्यादा है और उनमें कुछ रोकथाम के उपाय हम कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात की जाएगी। तो आई होप सुडेप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके कारण क्या हैं? अभी तक इस पे काफी शोध चल रहा है। डेफिनेट कारण क्या है, ये इसके ऊपर बहुत सारे देशों में इसके ऊपर शोध चल रहा है। कुछ जो कारण सामने आए हैं, लेकिन अभी भी पक्का नहीं बोल सकते कि यही कारण है। शायद कॉम्बिनेशन ऑफ कारण है, जैसे कि जो बच्चों में अनियमित चिकित्सा चल रही है, दवाइयां बिल्कुल बराबर नहीं लेते हैं और उन्हें ज्यादा गंभीर दौरे ज्यादा आते हैं। एटलीस्ट नींद में भी उनको गंभीर दौरों का हिस्ट्री है कि कभी तो नींद में उनको गंभीर दौरे आ चुके हैं, बड़े दौरे आ चुके हैं। प्लस या तो दौरे के दौरान या फिर दौरे के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ चेंजेस होते हैं। या तो वो सांस के उसमें हो सकते हैं सिस्टम में, जैसे कि जब पेट के बल बच्चा लेटा है और उस समय जब ब्रेन बहुत शांत हो गया, निष्क्रिय हो गया है दौरे के बाद में, तब हमारा जो सांस का सिस्टम है वो भी इनहिबिट हो गया, वो भी काम नहीं कर रहा है। उसके वजह से हमारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जो हम विषाक्त गैस अपनी सांस लेते समय बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आप लोगों ने कोविड में देखा होगा, हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के सैचुरेशन देखते थे। सैचुरेशन 85-90 हो गया तो हमें डर लगता था शायद एडमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि सैचुरेशन कम हो गया तो उसकी वजह से भी बेहोशी आ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, उसकी वजह से भी बेहोशी आ सकती है। तो ये एक साइकिल बन सकता है, और ज्यादा बेहोशी और ज्यादा सांस की तकलीफ। तो ये एक अकेला कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण है हृदय से संबंधित। हृदय की गति भी एक नेटवर्क के द्वारा चल रही है, उसमें भी गड़बड़ी आ सकती है यदि उसमें जो हमारे दिमाग का कंट्रोल है हृदय की गति पे वो गड़बड़ा जाए, क्योंकि दिमाग निष्क्रिय हो गया है दौरे के दौरान या दौरे के बाद में। तो इसमें हृदय की गति या तो कम या ज्यादा हो सकती है। इसकी वजह से फिर से ब्लड फ्लो ब्रेन को कम हो सकता है, हार्ट पूरा बंद भी हो सकता है। इसकी वजह से फिर से ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो और ज्यादा बेहोशी आएगी। तो ये कारण भी अपने आप में भी काफी है, सिर्फ हृदय के गड़बड़ियों के रिदम की गड़बड़ियों की वजह से। तीसरा जो कारण लोगों ने समझा है वो है कि ब्रेन में जो हमारे सेंटर्स हैं, जहां से कि हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, तो वो काफी देर तक निष्क्रिय रहता है, शायद झटके दौरे के दौरान या दौरे के बाद में निष्क्रिय होने की वजह से। और उसकी वजह से, जैसे मैंने बोला, ब्रेन में ही सारे कंट्रोल है, तो हमारे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे हैं, हृदय पे भी तकलीफ हो रही, हृदय में भी गति उसकी धीमी या ज्यादा हो रही है, और हमारी सांस भी ठीक से नहीं चल रही है। तो शायद ये तीनों कारण एक साथ हैं। पहले कौन सा होता है, बाद में कौन सा होता है, इसके ऊपर काफी विवाद है, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। बट जो हमें अभी पता है कि ये तीनों कारण एक साथ या फिर एक एक करके या फिर अकेले काफी हैं, और शायद कुछ अननोन फैक्टर्स अभी भी हो सकते हैं जो हमें अभी पता नहीं है। कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को तो फिट आते हैं लेकिन सबको तो सुडेप नहीं होता है। तो कुछ और कारण है क्या जिसकी वजह से इसकी संभावना बढ़ जाती है, तो कुछ अज्ञात कारण अभी भी हो सकते हैं, और ये सब मिलके किसी बच्चे में सुडेप के कारण बन सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर फाइनल वर्ड अभी आया नहीं है कि पहले क्या होता है, लेकिन सिर्फ ये पता है कि जिन बच्चों में बड़े दौरे नींद में आके गए और जो बार बार जिनको दौरे आ रहे हैं, उनमें दौरे के बाद में यदि ब्रेन बहुत देर तक निष्क्रिय रहता है तो ये सब प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। तो हमें इस चर्चा से अभी तक हमने क्या समझा?
एक तो हमें माता-पिता को इसके बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। भले ही हमें इसके कारण की सटीक जानकारी नहीं है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और किन बच्चों में ज़्यादा जोखिम है, वो हम आगे के स्पीकर्स से सुनेंगे। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका और जैसे कि डॉक्टर सुहासिनी ने बताया, आप क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं, जो कि हम बाद में लेंगे। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कविता, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि SUDEP क्या होता है और क्यों होता है। अब हम जानेंगे डॉक्टर सौरभ चोपड़ा से कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन बच्चों को खतरा है, खतरे के क्या कारण है SUDEP के। तो ओवर टू डॉक्टर सौरभ चोपड़ा प्लीज। क्या मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ जी, दिख रही हैं। यस। राइट। ओके, तो धन्यवाद डॉक्टर कविता, आपने मेरा काम आसान कर दिया है। सो आई होप सबको SUDEP के बारे में एक इंट्रोडक्शन माने के एक बेसिक जानकारी समझ आ गई होगी। सो अब मैं इस बारे में आगे बात करूंगा कि कौन से कारण ऐसे होते हैं जिससे SUDEP होने की संभावना या रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो दूसरा ये भी बात करेंगे कि SUDEP कितना कॉमन है, क्या ये आम है या अनकॉमन है। तीसरा इस बारे में बात करेंगे कि ये डॉक्टरों के लिए और फैमिली के लिए, मतलब माँ बाप के लिए और डॉक्टरों के लिए कितनी चिंता की बात है। एंड फाइनली मेरे लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये बात की जाएगी कि SUDEP होने की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है। SUDEP कितना कॉमन है? SUDEP बहुत कॉमन तो नहीं है, राइट, पर फिर भी अंदाजन जैसे डॉक्टर कविता ने कहा कि 1000 बच्चे अगर मिर्गी की बीमारी से ग्रस्त हैं तो उन 1000 बच्चों में से एक बच्चे को हर साल ये हो सकता है, राइट। सो इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब एक इकलौते मरीज के बारे में देखें तो ये काफी अनकॉमन है, पर अपन ये देखें कि अपने देश में करोड़ों लोग रहते हैं और जिन लोगों को एपिलेप्सी है, जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी है, वो भी काफी ज्यादा संख्या में है। टोटल नंबर को देखें तो ये रिस्क है, पर इंडिविजुअल एक इकलौते मरीज में देखें तो ये चांसेस 1000 में से एक है, राइट। पर कुछ स्पेसिफिक मरीज होते हैं जिनको कुछ खास तरह के जोखिम होते हैं, उनमें चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आइए इस बारे में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। सो सेकंड क्वेश्चन है कि फैमिली और डॉक्टर्स के लिए ये कितना चिंताजनक विषय है। आज से कई साल पहले डॉक्टर्स और फैमिलीज इस बारे में हार्डली कुछ बात करते थे, हार्डली कुछ डिस्कशन होता था। इसलिए जिन परिवारों को इस बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, उनको ये फीलिंग आती थी कि इस बारे में हमें किसी ने ढंग से बताया नहीं, या कई बार ये भी बोलते थे कि कोई इस बारे में जानकारी दी ही नहीं गई, राइट। दूसरा, इसलिए डॉक्टरों को इसके बारे में चिंता शायद उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। बट टाइम के साथ डॉक्टरों की जानकारी बढ़ी है, तो डॉक्टर्स इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है। जैसे आज का ये वेबिनार इसी पर्पस से है, ताकि इस बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके। फैमिलीज के लिए, मतलब परिवारों के लिए कितना चिंताजनक विषय है। अभी मैं अपने बच्चे के लिए कितनी चिंता करूंगा वो तो मेरे ऊपर है, पर इतना जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी चिंता का भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए चिंता को एक
परिपक्ष में, मतलब एक पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। सो ओवरऑल अपना जो जीवन है वो जोखिमों से भरा हुआ है, राइट। सो इवन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी जोखिमों से बचे नहीं हुए, एंड ये जानकारी अपने सबको है, राइट। अपने को पता है कि जब अपन सड़क पे निकलते हैं किसी वाहन में या इवन चलते हुए, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। अभी रिसेंटली बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस एक्सरसाइज करते हुए भी उनकी सडन डेथ हुई है, राइट। सो जोखिम अपनी लाइफ में हर स्टेप में, राइट। जैसे सड़क पे उतरने से क्या जोखिम है वो अपन सबने देखा है, महसूस किया है, और शायद अपने नियर एंड डियर वंस के साथ हुआ भी है, और इसलिए जानकारी तो सबको है। सो अपन इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या अपन सड़क पे जाना छोड़ देते हैं, ट्रैवल करना छोड़ देते हैं? नहीं, पर अपन इन रिस्क्स को, मतलब इन जोखिमों को समझते हैं, और हादसे होने से कम कैसे किए जाएं उस बारे में विचार करते हैं, राइट। जैसे सड़क पे जाते टाइम अगर अपन कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, कार प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड हो वो देखना जरूरी है। अगर अपन टू व्हीलर चलाते हैं तो ये जरूरी है कि अपन हेलमेट पहन के जाएं, राइट। सिमिलरली एक्सरसाइज जब अपन कर रहे हो तो एक्सरसाइज में सडन हादसा होने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन ये देखते हैं कि अपना शरीर उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लायक है भी कि नहीं, अपने को कोई मेजर बीमारी तो नहीं है। एंड सुडेप को भी इसी तरह अप्रोच करना चाहिए, राइट, कि क्या रिस्क्स हैं, क्या जोखिम है, उनको समझने की जरूरत है। जैसे अपन लाइफ के बाकी जोखिमों को अप्रोच करते हैं, अपन जोखिमों की वजह से डर के सहम के नहीं बैठ जाते, क्योंकि डर के सहम के बैठने से कोई फायदा नहीं होता है, राइट। उससे तो सिर्फ अपनी मानसिक हालत बिगड़ जाती है, राइट। सो अपन जोखिमों का सामना करते हैं और उनको कम करते हैं। इसीलिए पहला स्टेप है कि सुडेप के जोखिम कितने हैं और क्या क्या है। तो सुडेप होने का मतलब मिर्गी के मरीजों में अचानक बिन कारणवश जान गंवाने का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर माने जोखिम है कि अगर मरीज को बार बार बड़े दौरे आ रहे हैं, बड़े दौरे मतलब जिसमें पूरा शरीर झटकने लगता है और पूरे शरीर में कंपन होती है, राइट। सो जो बड़े दौरे जिनको कहते हैं, हम जिन्हें डॉक्टर्स जिन्हें जीटीसीएस कहते हैं, वो अगर मरीज को बार बार हो रहे हो तो उससे सुडेप या सडन जान जाने का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। खासकर अगर वो जीटीसीएस या बड़े दौरे रात में सोते वक्त हो रहे हो तो जोखिम बढ़ जाता है। और अगर बार बार हो रहे हो, अगर किसी मिर्गी के मरीज को दवाइयों से या किसी भी तरीके से बड़े दौरों को पूरी तरह रोका जा सके, चाहे छोटे वाले आते रहें, तो सुडेप होने का रिस्क कम हो जाता है। पर अगर बड़े दौरे हर साल में 2-3 आ रहे हो तो रिस्क बढ़ जाता है, और अगर हर साल में 4 से 10 आ रहे हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। सो बड़े दौरों को कम करना, रोकना सुडेप के लिए काफी यूजफुल रहता है, राइट। दूसरा, अगर मिर्गी की बीमारी के बारे में ज्यादा डॉक्टर समझ ना पा रहे हो, उससे भी सुडेप का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। उसका मतलब है कि शायद और ज्यादा एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत है। सबसे पहला फैक्टर तो अपन ने देखा कि क्या बीमारी के जोखिम है, मतलब अगर बीमारी में बड़े दौरे ज्यादा आ रहे हैं तो सुडेप ज्यादा होगा। अब अपन देखते हैं कि जीवन शैली में क्या क्या चीजें हैं जिससे सुडेप या अचानक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ता है, राइट। सो जीवन शैली में अगर मिर्गी का मरीज, खासकर अगर वो बड़ा हो, वो अकेला रहता है, उसके साथ और कोई रहता नहीं है घर में, तो उसके लिए जोखिम ज्यादा है, राइट। साथ में परिवार के साथ रहने से जोखिम कम हो जाता है,
राइट। अपने देश में अच्छी बात है कि अकेले रहने वाले लोग बहुत कम हैं, खासकर मिर्गी के अगर मरीज होते हैं तो ज्यादातर के पास परिवार का सपोर्ट रहता है। दूसरा, अगर वो इंसान अकेला सोता है, चाहे वो परिवार के साथ रह रहा हो, पर अगर वो अकेला सोता है, उसके सोने वाली जगह में आसपास अगर कोई नहीं रहता है तो भी रिस्क ज्यादा है। जैसे डॉक्टर कविता ने समझाया कि ज्यादातर मरीज सुबह पाए जाते हैं, इसीलिए अगर रात में कोई साथ में सो रहा है तो चांसेस सुडेप होने के कम हो जाते हैं। अगर कोई साथ में सो नहीं सक रहा है, जस्ट कोई ना कोई तरीके से उस मरीज को रात के टाइम में मॉनिटर किया जा सके। वेस्टर्न कंट्रीज में मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी लोग यूज करते हैं। वो डिवाइसेस अपने देश में भी मिलते हैं जो बच्चे के या मरीज के साथ रखे जा सकते हैं, ताकि दूसरे कमरे में अगर कोई आवाज आए, कोई मूवमेंट हो तो उसे डिटेक्ट किया जा सके, राइट। लास्टली, अगर मिर्गी के मरीज ड्रग्स या शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो उससे भी सुडेप होने का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो अपन ने देखा कि बीमारी की टाइप्स या दौरे के टाइप्स से क्या जोखिम बढ़ते हैं। फिर अपन ने देखा कि जीवन शैली में क्या क्या चीजों से जोखिम बढ़ता है। अब लास्टली, अगर मिर्गी की बीमारी का ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो रहा हो, या दवाइयां देने के बावजूद भी बार बार बड़े बड़े दौरे आ रहे हो, या मरीज डॉक्टर की सलाह भी ठीक से मान ना रहे हो, इन फैक्टर्स से भी जोखिम बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि मिर्गी का प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने से भी रिस्क कम हो रहा है। कुछ और चीजें हैं जिनको किसी जमाने में सोचा जाता था कि शायद इससे भी जोखिम बढ़ता है, वो है पर आज के टाइम में हमें पता है कि इन फैक्टर्स से जोखिम खास चेंज नहीं होता है। दैट इज, अगर मिर्गी का मरीज काफी सारी दवाइयां ले रहा है, उससे रिस्क बढ़ता नहीं है, दवाइयों से सुडेप होने का रिस्क नहीं बढ़ता है। सिमिलरली, मिर्गी के जो बाकी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जैसे वीएनएस या एपिलेप्सी सर्जरी, उससे भी रिस्क नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिस्क कम होता है, राइट। अगर बहुत छोटी उम्र में मिर्गी शुरू हो जाए या बहुत सालों से मिर्गी चल रही हो तो उससे भी रिस्क नहीं बढ़ता है, राइट। और बाकी मेडिकल कंडीशंस होने से, अगर मिर्गी के मरीज को और भी कोई बीमारियां हैं, उससे भी सुडेप का रिस्क नहीं बढ़ता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जोखिम है कि अगर मरीज को बड़ा दौरा आए और उसे कोई पकड़ ना पाए, उसे कोई डिटेक्ट ना कर पाए, और वो अनअटेंडेड या बिना मॉनिटरिंग के चला जाए। सो खासकर रात में सोते वक्त अगर कोई साथ में नहीं है और मरीज को दौरा आ जाए, या मरीज अकेला रहता है और उसके पास कोई नहीं है, वहां पे बड़ा दौरा आ जाए, तो सुडेप होने का रिस्क सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो अपन आगे चल के अभी अब ये समझा कि रिस्क मतलब जोखिम क्या क्या है, ठीक है। तो जोखिम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को पता होगा किन फैक्टर्स से जोखिम बढ़ता है, तो ही अपन उनको कम करने के तरीके निकाल सकेंगे। एंड वही काम नेक्स्ट टॉक में, नेक्स्ट लेक्चर में डॉक्टर एकता करने वाली है, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जिससे जोखिम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो अगर कोई मिर्गी का 100% इलाज आ जाए, मतलब मिर्गी ही खत्म हो जाए। अगर मिर्गी खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली सुडेप होने का रिस्क भी, सुडेप होने का जोखिम भी चला जाएगा। पर मिर्गी को पूरी तरह खत्म किसी किसी केस में ही किया जा सकता है, कुछ केसेस में किया जा सकता है, कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए सुडेप होने के जोखिम को आइडेंटिफाई करके, उनकी जानकारी लेके उस पे उनको रिड्यूस करने पे काम करने से अपने को
लोगों का जीवन बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। सो इसके साथ मैं अपना टॉक खत्म करता हूं और नेक्स्ट आपको सुडेप के रिस्क फैक्टर्स कैसे कम करने हैं उस बारे में हमारी अगली डॉक्टर जानकारी देगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं सुडेप के लिए। और अब हम जानेंगे कि हम सुडेप की रोकथाम कर सकते हैं और कैसे करें। हमारी जो तीसरी टॉक है आज की डॉक्टर एकता अग्रवाल से। नमस्कार, क्या मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? It's visible. नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल हूँ। आज आपको बच्चों में सुडेप की रोकथाम कैसे करें इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। जैसे कि मेरे तो डॉक्टर साथियों ने आपको बताया कि सुडेप मिर्गी से पीड़ित बच्चों में एक असमय अचानक होने वाली मौत का गंभीर कारण है। सुडेप की रोकथाम के लिए सुडेप को समझने और उसके कारणों को पहचानने की आवश्यकता है। रोकथाम के सारे तरीके जोखिम कारणों को पहचानने एवं उन बच्चों को पहचान करने पर केंद्रित है जिन्हें सुडेप की सबसे ज्यादा खतरा है। आइए रोकथाम के तरीकों के बारे में समझें। सबसे पहले माता पिता को सुडेप के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए। सुडेप के जोखिम के बारे में आप अपने डॉक्टर से जानकारी शुरुआत में ही प्राप्त करें, यानी कि जब आपके बच्चे के मिर्गी का डायग्नोसिस यानी निदान हुआ हो या शुरुआत के कुछ मुलाकातों में अपने डॉक्टर से इसकी जानकारी प्राप्त करें। अपने डॉक्टर से सुडेप के कारणों एवं रोकथाम के तरीकों के बारे में जानकारी करें ले। दूसरा, मिर्गी का यथोचित उपचार। सुडेप के रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मिर्गी के दौरों पर नियंत्रण पाना। अब इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दौरों पर अधिकतम नियंत्रण के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का नियमित रूप से अपने बच्चों को देना अनिवार्य है। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इलाज के उपायों का बारीकी से पालन करें, यानी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अपने बच्चे को समय पर दवा देना ना भूलें और डॉक्टर के निर्देशों को समझें। डॉक्टर से नियमित मुलाकात करें, खास तौर पर यदि ऐंठन वाले दौरे नियंत्रित ना हो तो। अगर बच्चे को दौरे आए तो आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में दौरे रोकने की दवाइयां यानी बचाव वाली दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर से जानकारी लें, जैसे कि नाक में मिडाजोलम स्प्रे का उपयोग करना। अगर दवाइयों से मिर्गी के दौरे नियंत्रित ना हो तो अन्य विकल्प यानी बाकी ऑप्शंस के बारे में अपने डॉक्टर से विचार करें, जैसे कि मिर्गी की सर्जरी, वेगन नर्व स्टिमुलेशन जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एक विद्युत तरंग वेगन नर्व द्वारा हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, जिससे दौरे को नियंत्रण लाने में थोड़ी मदद मिल सकती है, या विशिष्ट तरह के आहार चिकित्सा। इन विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तीसरा, मिर्गी के दौरों की रोकथाम यानी कि दौरे आने की संभावना को कम करना। इसके लिए क्या करें? दौरों के ट्रिगर से बचें। ट्रिगर यानी कि वे चीजें जिससे दौरे आने की संभावना बढ़ सकती है, जैसे नींद की कमी, तनाव में रहना, नशीली दवाओं का सेवन करना, शराब का आदी होना या अन्य बीमारियों के दौरान। अगर बच्चे को पेट की बीमारी या अन्य कोई बीमारी है तो इन बीमारियों के दौरान जब बाकी दवाइयां चल रही हों तो मिर्गी की दवाइयों के उपयोग के बारे में उचित जानकारी अपने डॉक्टर से लें। ऐसा ना करें कि बाकी दवाइयों के साथ मिर्गी की दवाई की या तो रोक दे या उसकी खुराक कम कर दे या उसका समय बदल दे। बच्चे के जीवन शैली में बदलाव लाइए ताकि उसके तनाव में कमी हो। वह नियमित रूप से कसरत करे, उचित विशेषज्ञों की निगरानी में शारीरिक व्यायाम और खेलकूद में भाग ले। इससे शरीर और मन में एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे दौरे आने की संभावना कम हो जाती है।
चौथा, दौरों का पता लगाना। अगर बच्चे को दौरे आते हैं तो उन दौरों का पता लगाना जरूरी है ताकि दौरों को पूर्णतः रोक सके, यानी पूरी तरीके से रोक सके, और दौरे के बाद होने वाली सांस और हृदय की कठिनाई का रोकथाम कर सके। इसके लिए दौरे रोकने की दवा यानी कि मिडाजोलम स्प्रे जो नाक में दिया जाता है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से सीखें और बच्चे को ऐसी स्थिति में मिडाजोलम स्प्रे का उपयोग करें। अगर बच्चा दौरे के दौरान पेट के बल या पीठ के बल लेटा हुआ है तो उसे एक तरफ करवट दिलाकर लेटाएं, जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। अगर बच्चा बेहोश है, उसकी चेतना वापस नहीं आई है, तो उसके शरीर को हिला डुला कर देखें कि कहीं उसके सांस में कोई अवरोध तो नहीं है या उसके हृदय गति कम तो नहीं हो गई है। ऐसी स्थिति में बच्चे को सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। सीपीआर में बच्चे को मुंह से सांस दिया जाता है और हाथ की हथेली से हृदय पर यानी कि छाती पर बार बार जोर जोर से दबाया जाता है ताकि सांस और हृदय की कठिनाई को ठीक कर सके। रात में बच्चे की निगरानी करना जरूरी है क्योंकि सुडेप में होने वाली अधिकांश मौतें रात में होती है, जब बच्चा अनदेखा होता है या उस समय जब उसके झटके को किसी ने देखा ना हो। इसलिए रात में निगरानी जरूरी है और सुनने के उपकरण यानी कि लिसनिंग डिवाइसेस का भी उपयोग कर सकते हैं। सुनने के उपकरण ऐसे उपकरण हैं जिन्हें अगर आप बच्चे के सिरहाने रख दे और दौरे के दौरान यदि वो चिल्लाए या उसके हिलने से कोई आवाज होए तो वो आवाज आपके कमरे में पड़े उपकरण के द्वारा आप तक पहुंच सकते हैं और आप बच्चे के पास उसकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं। अगर बच्चे को जीटीसीएस वाले झटके हो यानी कि ऐसे झटके जिसमें उसके चारों हाथ पैर ऐंठते हैं और चारों हाथों पैरों में कंपन होती है या झटका आता है, तो ऐसे झटकों के बाद बच्चे की निगरानी तब तक करनी है जब तक बच्चा पूरा होश में ना आ जाए। और अगर ये दौरे काफी लंबे चल रहे हैं या बड़े जोखिम वाले लग रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए ताकि बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जा सके। पांचवा, दौरे के दौरान सांस के रास्ते में आई बाधा का रोकथाम करना। अगर बच्चा दौरे के बाद पेट के बल चित होकर लेटा हुआ है तो उसके सांस आने में रुकावट आ सकती है और उसे होश आने में देर लग सकती है, खास तौर पर अगर वो जीटीसीएस दौरा हुआ यानी कि बड़ा दौरा हुआ तो उसके बाद होश आने में देर हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे के माँ बाप को दौरे के बाद बच्चे को एक तरफ करवट दिला के लेटा देना चाहिए और अगर वो अचेत है यानी कि बेहोश है तो उसके शरीर को हिला डुला कर देखना चाहिए कि कहीं उसके सांस में कोई बाधा तो नहीं आई है। अब इन सारे विश्लेषण का मैं एक समीकरण करूंगी जिसमें दौरों के सुडेप के रोकथाम के तरीकों को मैं आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगी। सबसे पहला, खतरे वाले बच्चों की पहचान करना, उन बच्चों को जिनको सुडेप का सबसे ज्यादा खतरा है, यानी कि वह बच्चे जिन्हें जीटीसीएस वाले झटके हो या जिनके मिर्गी के दौरे अनियंत्रित हो। दूसरा, सुडेप के बारे में अपने डॉक्टर से जानकारी ले और उसके बारे में चर्चा करें। मिर्गी के दौरों की उपयुक्त दवाइयों को सही तरीके से ले ताकि जीटीसीएस वाले झटकों का होना और उसकी संख्या कम हो सके। दौरों की दवाइयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, यानी कि दौरों की दवाइयों का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करें। अन्य बीमारियों के दौरान जैसे पेट की बीमारी और अन्य दवाइयों के साथ दौरों की दवाइयों के सेवन के बारे में अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें। दौरों के ट्रिगर से बचें जैसे कि नींद की कमी, अन्य बीमारियां, तनाव में रहना, शराब का सेवन करना। दौरे नियंत्रित नहीं होने पर अपने डॉक्टर से दौरों की दवाइयां बढ़वाएं या दवाइयों में उचित बदलाव करवाएं। अपने डॉक्टर के साथ नियमित रूप से मुलाकात करें। अगर दौरों की दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो अन्य विकल्प यानी अन्य ऑप्शन के बारे में डॉक्टर से विचार विमर्श करें, जैसे कि मिर्गी की सर्जरी, वेगन नर्व स्टिमुलेशन एवं विशिष्ट आहार चिकित्सा। दौरों का पता लगाने के लिए रात में अपने बच्चे की निगरानी करें या दौरे पता लगाने की मशीन यानी कि उपकरण का प्रयोग करें। दौरे रोकने की योजना तय करें, यानी कि अगर बच्चे को दौरे आते हैं
तो घर पर दौरे रोकने के इंतजाम में प्रशिक्षण ले, यानी कि शिक्षा ले, जैसे कि नाक में मिडाजोलम स्प्रे कैसे डालना है। अगर बच्चा चित अवस्था में है, यानी कि पेट के बल लेटा हुआ है, तो उसे एक तरफ करवट वाली अवस्था में लाना चाहिए और बच्चे के शरीर को हिला डुला के चेक करना चाहिए कि कहीं उसके सांस में या हृदय गति में कोई अवरोध या कोई रुकावट तो नहीं है। ज्यादा खतरे वाले रोगी, यानी कि वे बच्चे जिन्हें सुडेप का सबसे ज्यादा खतरा है, उनके अभिभावक या देखभाल करने वाले अगर इच्छुक हो तो सीपीआर में प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर एकता, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे हाथ में क्या क्या हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। अब सवालों से पहले जाने से पहले मैं एक बारी हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर वेंगम्मा से पूछूंगी, वो कुछ हमारे माता पिता से कुछ बात करना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी। मैम, डू यू वांट टू एड्रेस द फैमिलीज? I can translate if Hindi is a problem. Yeah, maybe difficult to continuously speak in Hindi. Okay, ma'am. Anyhow, thank you, Dr. Suhasini Sharma, and nice presentation by 3 excellent speakers. First, Kavita gave a good introduction about the SUDEP and why we should know the SUDEP. And subsequently, Dr. Saurabh gave all the risk factors for the SUDEP, how to identify in the native language. And the most important aspect of prevention was covered very well by Ekta Agarwal. I think this SUDEP concept was a little controversial. Some people feel that it is very rare, we should not tell the parents because they feel sometimes emotional stress or emotional distress, what happens to the patients when you break the bad news, something like that. Some of the physicians itself is not aware of this concept of SUDEP. I think that's what first we should address to all the physicians and the pediatricians, that there is a concept. And now currently the opinion of the public and everybody with a lot of knowledge, this one, everybody wants to know and they have right to know about what is the concept of this SUDEP and how it occurs. And most important to take the, having known the risk factors, and we can definitely take a preventive steps, especially what she covered, the first aid aspect, and then the risk factors when you have more seizures in the night and when you have GTCS mainly, and when you have number of attacks, the parents can be more aware of that and they can take it. And especially when there are more attacks, rather than staying alone in the room and sleep while sleeping, all those precautions, I think we can definitely take it, though it's a rare, but when it comes 1 in 1,000 children, but for that one child, it may be 100%. That's why I think we should definitely feel that concept of this SUDEP, maybe in a phased manner. In the first visit itself, we should make them aware. Because of this, I feel we definitely the drug compliance and the seriousness of all that will definitely improve once the parents know that the good control of seizures and regular drug medication will definitely reduce. They will definitely follow it. And especially our population, most of them are little literate. They go for all these native medicines. They come towards it, which they don't know the seriousness of the treatment with a large amount of treatment gap. I think we as a physicians and doctors, our responsibility to educate about the public about this concept of SUDEP has to be done, because earlier, 30 years ago, a lot of children used to be there. Now with the single child or this one, they have more concern. I think it's our responsibility to make public aware of this concept of SUDEP. And I feel very happy that all the speakers have spoken very well. And if any questions, I'm ready to share and give my views. Thank you, Manjari, and thank you, Suhasini, for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. वेंगम्मा मैम ने बोला है कि इस बारे में डॉक्टर्स भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब समय आ गया है कि सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि अब आपने देखा कि इसकी रोकथाम करी जा सकती है, लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि ये क्या चीज है और
कब कितना हो सकती है किसी भी बच्चे मिर्गी के बच्चे में, तो आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। इसलिए जागरूक होना ना सिर्फ आप लोगों के लिए जरूरी है बट डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है। तो मैम ने बोला कि सबने बहुत अच्छे से समझाया, सारे स्पीकर्स ने, और अब आपके सवाल हम जवाब देंगे। इस सवालों से पहले मैं एक बार डॉक्टर मंजरी मैम से भी कहना चाहूंगी कि मैम कुछ बताना चाहेंगी, कुछ ऐड करना चाहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुवासिनी। सारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, सारे पहलू सूडप के बारे में डिस्कस किए हैं। अगर हमारे मरीज और हमारे डॉक्टर जो सीजर फर्स्ट एड है उसको सही से फॉलो करें, क्योंकि पाया जाता है कि हमारे देश में अभी भी दौरे में जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जैसे कि दौरे के दौरान मुंह के अंदर दवाई डालते हैं या पानी पिलाते हैं या खाना खिलाते हैं, दौरे के दौरान जूता सुंघाते हैं या पैर सुंघाते हैं। ये सब गलत चीजें हैं। अगर हम इतना ही बता के मरीजों को समझाएं कि दौरे के दौरान नॉस्ट्रल के अंदर मिडाजोलैम दिया जा सकता है, मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, न पानी, न खाना, न टैबलेट। दौरे के दौरान जब मरीज हिल रहा है, मरीज को करवट देके लिटाना है और ये जरूर देखना है कि दौरा कितना लंबा चल रहा है। अगर बहुत लंबा चल रहा है, 5 मिनट से ज्यादा हाथ पैर हिल रहे हैं, तो अस्पताल ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेट के बल ना सोना और मरीज के कमरे में या तो मॉनिटर होना, जिससे पेरेंट्स मॉनिटर कर पाए, बच्चे की कोई आवाज निकले या हिलने की आवाज आए। आजकल बहुत अच्छे सीसीटीवी कैमरास और मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ चुके हैं, तो और अलार्म भी बजते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, तो ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दवाई की नागा ना करना एक दिन भी, और इसके लिए बहुत जरूरी है, हम हमेशा ओपीडी में बोलते हैं कि सुपरवाइज्ड मेडिसिन होनी चाहिए। मरीज के हाथ में या बच्चे के हाथ में, 12-13 साल का बच्चा है, उसके हाथ में दवाई नहीं देनी है, माँ बाप को या किसी सुपरवाइजर या केयर गिवर को दवाई देनी है। अगर दौरे कंट्रोल्ड है और दवाई रोज ली जा रही है और सीजर फर्स्ट एड आप एकदम अव्वल नंबर से कर रहे हैं, तो सूडप होने की संभावना बहुत ही कम है। जिनके दौरे कंट्रोल नहीं है 2 दवाइयों से, ये जरूरी है डॉक्टर के पास जाके जानना कि क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आगे जांच बढ़ाना, जिससे हमको पता चले कि दौरे कहाँ से पड़ रहे हैं, इसका सर्जिकल क्योर है या डाइट से क्योर है या मॉड्यूलेशन से क्योर है या अन्य कोई क्योर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट संदेश मैं देना चाहूंगी, हमारे देश में बहुत सारे मरीज आयुर्वेदिक या फिर क्वैक से दवाई ले रहे हैं। अब इन दवाइयों में क्या है क्या नहीं है नहीं पता है, पर अगर ये दवाई ले रहे हैं और दौरे बंद नहीं हो रहे हैं, तो जरूर आप न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन के पास जाके अपनी दवाई सही तरीके से सही दवाई लें, क्योंकि ये हमारा एक देश है जिसमें पुरानी से पुरानी दवाई और नई से नई दवाई मिर्गी के लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब हमारे सवाल, काफी सारे सवाल तो जनरल मिर्गी के सवाल हैं, वो मैं बाद में उनको लूंगी, क्योंकि पहले हम आज की जो बातचीत हमारी सूडप पे थी और हमारे पास सूडप के एक्सपर्ट्स भी हैं, तो पहले सूडप वाले सवाल हम पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वक्त बचेगा तो हम बाकी मिर्गी के सवालों के जवाब भी दे देंगे। तो मैं सवाल जो है डॉक्टर, जो सूडप वाले सवाल हैं वो डॉक्टर एलिजाबेथ डॉनर से पूछूंगी, मैं अंग्रेजी में पूछूंगी और उनके जो जवाब हैं मैं आप सबको हिंदी में अनुवाद करके बता दूंगी। So Elizabeth, one of the many parents are concerned that their children kids have minor seizures, like they say some jerks and things, not major seizures, but are the kids still at risk for SUDEP even if they have only the smaller seizures, not the intensive seizures like the GTCS? Sure. Thank you, Dr. Sharma. It is true that the vast majority of people who die of SUDEP have a history of generalized tonic-clonic seizures of GTC. And so I think we can say that the risk is reduced if you've never had a GTC. However, there are cases where people have had a SUDEP when they haven't had a history of GTC. So I don't think that
anybody is truly at zero risk. And so families should follow the advice given around trying to reduce seizures by using the best therapies as prescribed by their doctors and nurses, including if the seizures aren't well controlled by medicine, considering other types of therapies. I think I heard people talk about things like via stimulation and surgery and special diets. It's always possible that if a child has other seizure types, they may have a GTC. And so I think that's partially where the risk comes from. And also because we know that not always is a GTC present. So not zero risk, but definitely reduced risk. I hope that's helpful. डॉक्टर डॉनर का कहना है कि जिनके दौरे बहुत बड़े नहीं है, GTCS टाइप के बड़े दौरे नहीं है, उनका खतरा कम जरूर है, लेकिन जीरो नहीं है। खतरा तो है, इसलिए आपको जो भी हमने बताए हैं कि SUDEP से रोकथाम करने के जो भी तरीके हैं, वो आपको पूरे ध्यान रखने हैं। One more question is there any medication that can help to prevent SUDEP? Oh, what a great question. I think that, so first, the basic answer is no. There's no medicine specific to SUDEP, but taking the medicines to reduce seizures is definitely proven to reduce SUDEP risk. And so I recognize you're translating this, but the best data around that, which I know everybody here is familiar with, is the great study done by Philippe Rivlin and his colleagues, where they looked at people who were in clinical trials to evaluate new medicines for epilepsy. And they showed that people who had ongoing seizures, but were prescribed a new medicine at an effective dose, an effective medicine at an effective dose, had a 9 times reduced risk of SUDEP compared to people who just went on without trying new medicines. So however you wish to translate that, but it's very powerful data to show that adding a new medicine is helpful to reduce risk when it's a good quality medicine. And we also know, just while we're talking about medicines, good to point out if it wasn't already pointed out, I'm sorry, I don't know, that there is no medicine that has been shown to increase risk. And there's no evidence that being on too many medicines, or what we call polytherapy, increases risk. I think that was one of the questions. One of the parents was worried that his kid was on 4 anti-seizure medications, and would that increase the risk? It's worth pointing out that there was an early paper that showed polytherapy as a risk factor, but then when they went back again and looked at that data and they controlled for the number of seizures people were having, it took away the risk. So, it's not how many meds you're on, it's why you're on so many meds. And why are you on so many meds? Because you have so many seizures. तो 2 सवालों का जवाब डॉक्टर डॉनर ने दिया। एक सवाल तो ये था कि कोई ऐसी दवाई है जो हम दें जिससे SUDEP की रोकथाम हो सकती है, तो आंसर उसका जो छोटा जवाब है कि नहीं। लेकिन कोई भी हम जिन बच्चों के दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे, उनको अगर जैसे कोई नई दवाई ट्राई की जाए, नई दौरे की रोकथाम की दवाई, तो उसमें देखा गया है कि उससे SUDEP की रिस्क काफी कम हो जाता है, 9 गुना कम हो जाता है। और दूसरा सवाल ये कि 1-2 माता पिता ने लिखा है कि हमारे बच्चे की इतनी सारी दवाइयां चल रही हैं, तो ज्यादा दवाइयां देना SUDEP का खतरा नहीं है। ज्यादा दवाइयां इसलिए दी जाती हैं कि किसी ना किसी तरह से दौरों की रोकथाम हो, तो दौरों की रोकथाम सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल ये भी है कि ये कभी दिन में भी ये दिक्कत हो सकती है, ये मैं पूछती हूँ। So one question that is asked is, has it ever known to occur at daytime, or is it only a nighttime complication? So SUDEP most often happens from sleep, although recognizing that could include naps. So, daytime sleep, nighttime sleep, doesn't matter. But there are cases where it's happened from awake. I know of cases like that. And so a person might be just sitting, or just a child could be just in a parent's arms. I think what that speaks to is really, and I'm sure some of you explained, SUDEP is a category of deaths. It doesn't speak to a cause of death. And so it's really heterogeneous, and it's probably a different mechanism in situations where a person has a big seizure at night while they're sleeping and no one is able to attend to them after, versus
a child perhaps with a heat sensitive epilepsy like Dravet, who's just come out of the tub, like a hot bath. So it can happen in a wake. It's less common, and that speaks to the heterogeneity, I think. तो इस सवाल का जवाब ये है कि सूडेप मोस्टली नींद से ही होता है। नींद की दिन की नींद हो सकती है, रात की नींद हो सकती है, जगह में हो सकता है, बहुत रेयर है, कुछ कंडीशन में जगह में भी देखा गया है, लेकिन मोस्टली नींद नहीं होता है। And one question, I'll just combine couple of parents, and they've asked that if my child is well now. He had like one patient, he had a seizure 14 months ago and is now off. The doctors told him, you don't need, he just had one seizure 14 months ago. So is my child still at risk? And then somebody else, like, can you grow out, like, if you've grown out of epilepsy, have you grown out of the risk of SUDEP as well? Like, that's really tough, isn't it? And I think it's important probably to speak to your own doctor or your child's doctor about where they consider their risk of seizures recurring. You know, that ILAE tells us that your epilepsy is gone if you've had no seizures for 5 years without medicine. So, but I feel that that's somewhat arbitrary. And we know that if you've had epilepsy, if you've had seizures, you're more at risk of having seizures in the future than someone who hasn't had seizures. So the risk is never completely gone, but I'm strongly, strongly reassured that if people are seizure free, their risk is really, really small. So I think we can feel positive about it, but that's tricky. Good luck with that. सवाल ये था कि एक दो माता पिता ने पूछा कि हमारे बच्चे को केवल एक दौरा पड़ा था, 14 महीने से बच्चा ठीक है। एक माता पिता ने एक ने लिखा है कि अगर दौरे खत्म हो जाए तो इसका खतरा खत्म है क्या? तो है कि अगर दौरे जैसे खत्म है, जैसे ILAE बोलती है कि 5 साल तक अगर आपके बच्चे के दौरे नहीं पड़े तो कह सकते हैं कि आपकी मिर्गी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन इसमें गारंटी नहीं है कुछ भी। आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि आपके बच्चे के दौरे पड़ने के खतरे कितने हैं। जितना दौरों का खतरा कम है उतना ही खतरा SUDEP का कम है। अगर दौरे का खतरा लगभग खत्म हो चुका है तो एक तरीके से आप रिलेटिवली सेफ हैं कि SUDEP का खतरा भी नहीं है। लेकिन ये तो ह्यूमन जिंदगी की बात है, कुछ भी इसमें 100% गारंटी नहीं है, लेकिन खतरा काफी कम है अगर बच्चे के दौरे खत्म है तो। I think those were the questions with SUDEP. We can go and some other questions I can so डॉक्टर मंजरी को ये मैं सवाल पूछूंगी। कई माता पिता ने पूछा है कि मेरे बच्चे के दौरे पड़ रहे हैं, दवाइयों के बावजूद चले जा रहे हैं, रात में भी पड़ते हैं, तो हमें डर तो लग रहा है, हम क्या करें? देखिए, अगर 2 दवाइयां हम दे रहे हैं बच्चे को और वो दवाइयां अच्छी डोज पे है, जो पर केजी बॉडी वेट डोज होता है, और उन डोज पे बच्चा टॉलरेट कर रहा है दवाई, बिना नागा किए रोज खा रहा है दवाई, 2 या 2 से ज्यादा दवाई, और दौरे बंद नहीं हो रहे हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट सेंटर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास जाके ये जानना जरूरी है कि दौरे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। बच्चों में अक्सर मेटाबॉलिक कारण होते हैं या फिर जेनेटिक कारण होते हैं। अब जेनेटिक का मतलब ये नहीं है कि ये आनुवांशिक है। जेनेटिक मतलब वो बच्चे के जीन्स में ही थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो सकता है, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से में सिकुड़न होती है, या फिर हमारे देश में पैदाइश के टाइम जो प्रॉब्लम आती है तो पीछे के हिस्से में ऑक्सीजन की कमी से डैमेज होता है, या फिर हमारे देश में अक्सर हेड इंजरी होती है, छत से बच्चे गिरते हैं गांव में तो इंजरी होके भी, सर पे चोट लग के भी दौरे पड़ते हैं। मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शंस, एंसेफेलाइटिस, इससे भी दौरे बच्चों को पड़ते हैं। इसके अलावा बिना कोई कारण भी MRI नॉर्मल होते हुए भी दौरे बार बार पड़ सकते हैं। जब आप स्पेशलिस्ट सेंटर पे जाएंगे तो मिर्गी का एक प्रोटोकॉल होता है MRI का, जो लगभग 1 घंटा लगता है करने में, और वो बहुत महीन तरीके से MRI 1 मिलीमीटर सेक्शन में होता है, वो करना जरूरी है। उसमें कभी कभी पकड़ में आ जाती है कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं। वीडियो EEG की जांच होती है, वो करनी पड़ती है, उसमें भी पता चलता है दौरे कहाँ से आ रहे हैं, पूरे दिमाग से आ रहे हैं या एक हिस्से से आ रहे हैं या एक ही जगह से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें करके हमको आगे बढ़ना होता है, या तो सर्जरी की तरफ, या तो स्पेशल डाइट्स आती हैं जिसपे डॉक्टर सुहासिनी
हमने काफी रिसर्च किया है, जैसे जिनको बोलती है कीटोजेनिक डाइट्स या मॉडिफाइड एटकिंस डाइट या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। बहुत सारी डाइट्स आते हैं जिससे दौरे लगभग कम होते हैं, कभी कभी 5-6% में बंद भी हो जाते हैं डाइट से। और सर्जरी नहीं, डाइट नहीं, तो अलग अलग टेक्निक है जो आजकल जैसे न्यूरोमॉड्यूलेशन वगैरह आई है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक और कुछ खास टिप्पणी देना चाहूंगी। सूडेप तो दौरे के दौरान जो होता है, सूडेप में सडनली डेथ होती है, बट हमारे मरीज जो हैं उनको जानना जरूरी है और केयरगिवर को जानना जरूरी है कि डेंजरस सिचुएशंस में बच्चे को न ले जाए, जैसे अकेले बाथ टब में या अकेले भरी हुई बाल्टी के साथ बाथरूम में न छोड़े। एकाएक दौरा पड़ के सर उसके अंदर, बाल्टी के अंदर जाके सडनली मृत्यु हो सकती है। अकेले स्विमिंग पूल में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर स्विमिंग पूल में छोड़ रहे हैं बच्चे को तो उसके दौरे कंट्रोल होने चाहिए, और स्विमिंग पूल में माता पिता या बच्चे से अच्छा स्विमिंग जो जानता है उस बच्चे के ऊपर निगरानी करना जरूरी है। जो बहुत सारी हाइट्स होती हैं, जैसे छत के ऊपर, छत में बॉर्डर नहीं है, पैरापेट नहीं है, गिर जाते हैं बच्चे, वहां नहीं भेजना बच्चों को जिनको दौरे पड़ते हैं। या फिर हाइट्स पे चढ़ाना नहीं है। आग के पास, जैसे कोयला जल रहा है या बॉनफायर हो रही है या फिर घर में गैस है और चूल्हा है वो जल रहा है, वहां पे भी बच्चों को भेजना नहीं चाहिए बिल्कुल जिनको दौरे पड़ते हैं, क्योंकि सूडेप से भी डेथ होती है और इन हादसों से भी डेथ होती है। तो दोनों को संभालना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, ये तो बहुत जरूरी बात थी। खतरा, ओवरऑल खतरा सिर्फ सूडेप का नहीं, बहुत सारी और चीजों का खतरा है। खतरे से बचना बहुत जरूरी है। अब डाइट की बात आई तो एक माता पिता ने पूछा है कि वेज या नॉन वेज से कुछ फर्क पड़ता है सूडेप में? ऐसा है कि जो डाइट है, लगभग जो मॉडिफाइड एटकिंस या कीटोजेनिक डाइट है उसमें तो प्रोटीन सोर्स भी ज्यादा होता है। तो बोथ वेज एंड नॉन वेज, जो भी आपका स्वाभाविक डाइट है जो आपकी फैमिली फॉलो कर रही है, दोनों में से कुछ भी, बिकॉज वेज प्रोटीन्स भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे सोय प्रोटीन, सोय की दाल आती है, टोफू आता है, सोय का मिल्क आता है। उसके अलावा जो हमारे छोले हैं, राजमा है, मटर है, इसमें भी बहुत सारा प्रोटीन है, पनीर में भी है। तो अगर आप नॉनवेज है, स्वाभाविक आपके घर में बन रहा है, तो वो भी खा सकते हैं। रेड मीट अवॉइड करें। जो व्हाइट मीट्स होती हैं वो थोड़ी बेहतर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो दौरे बढ़ जाएंगे या अगर वेज खाएंगे दौरे बढ़ जाएंगे। जो भी आपकी स्वाभाविक डाइट है, जो आपके घर वाले ले रहे हैं, वो आप जरूर लें। थैंक यू मैम। दो सवाल और सूडेप वाले हैं जो मैं डॉक्टर डॉनर से पूछूंगी। एक सवाल एमआरआई, जैसे आपने बताया था, तो कुछ माता पिता का सवाल ऐसा है कि एमआरआई से क्या सूडेप का खतरा पता चल सकता है? So, Dr. Donner, they're asking if MRI abnormalities can predict a risk for SUDEP. No, the answer to that really is no. There's some really interesting research where people are trying to understand more about SUDEP and what might cause it. And to do that, they are looking at different size of the lower part of the brain called the brainstem to see whether that might explain why some people might be at more risk of dying related to their epilepsy. But at this time, there's no MRI predictors of SUDEP, reliable, clinically relevant. तो आज की डेट पर तो ऐसा कुछ भी डेटा नहीं है कि एमआरआई से हम इसका खतरा जान सकें, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है। पर आज की डेट पे एमआरआई से हम नहीं बता सकते कि कोई किसी बच्चे को खतरा है या नहीं। और एक सवाल एक माँ ने शायद पूछा है कि मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, और शायद बहुत सारे हमारी मिर्गी के बच्चे जिनको साथ में और दिक्कतें हैं वो भी कमजोर होते हैं, उनका वजन कम होता है, तो इससे क्या खतरा बढ़ता है? ये मैं डॉक्टर डॉनर से पूछ लेती हूँ। So one mother has asked that my child is very malnourished, and actually it's a common problem in kids here who had birth asphyxia and other symptomatic causes of epilepsy. So they are worried that does that increase the risk if the kids are malnourished? I don't think anybody has looked at that specifically to answer that question. But if any of your speakers addressed the most common causes of premature death in children with epilepsy, really it's pneumonia, right? And it's so outside of SUDEP, when children with epilepsy die,
it's very often because of infections and things like, especially infections that get in the chest. And the reason they're susceptible to that is because they're generally, unwell, as all the pediatricians know here, all my esteemed colleagues. So definitely, if we can get kids' nutrition up, get their weight up, help them with their general wellness, that will prolong life in general. So not specific to SUDEP. तो डॉक्टर कविता भी शायद कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में, मैं उनको बोलूंगी कि वो भी अपना ओपिनियन दे। तो हमारे देश में कुपोषण काफी कॉमन है। इवन मिर्गी के अलावा भी बहुत सारे बच्चों में फॉल्टी जो फीडिंग होता है, 6 महीने पे ठीक से जो मिलना चाहिए खाना वो नहीं दिया जाता है, या बहुत से और अन्य कारणों से भी कुपोषण काफी कॉमन है। और मिर्गी के बच्चों में यदि और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बर्थ इंजरी की वजह से उनको सेरेब्रल पाल्सी भी है, तो उनकी ग्रोथ और भी कम हो सकती है। उनको खाने पीने में जो यहाँ के स्वॉलोइंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, निगलने के, उसकी वजह से उनका खाना भी कम जाता है, तो उनको और ज्यादा कुपोषण हो सकता है। तो कुपोषण से खुद ही जान का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसमें आपके बॉडी की शुगर कम हो सकती है, ठंड से डेथ होने के चांसेस रहते हैं, प्लस आपके जो बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हमारे शरीर में, जिसे हम पोटेशियम कहते हैं, जिससे कि हृदय की गति कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये खुद ही कुपोषण यदि बहुत सिवियर है तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। बहुत सारे माता पिता इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि पेट में नली डाल के उनका पोषण जो है इम्प्रूव किया जाए, और ये बच्चे फिर कुपोषित ही रहते हैं। और निगलने की प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार निमोनिया होता है, तो थोड़ा बहुत जो वजन बढ़ता है वो फिर घट जाता है निमोनिया की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरलिंक्ड हो सकती हैं कुछ बच्चों में, बट साधारण मिर्गी में ज्यादा करके मुझे नहीं लगता है कि पोषण से इसका कोई संबंध रहेगा। थैंक यू डॉक्टर कविता। आई थिंक हमने सारे सवाल मोस्टली जवाब दे दिए। जो स्पेसिफिक मरीजों वाले सवाल हैं वो अपने डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली सवाल ये था कि दौरे नहीं कंट्रोल हो रहे, क्या करें, और जिसका जवाब डॉक्टर मंजरी मैम ने बहुत अच्छे से दे दिया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी सारे हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञों का, पैनलिस्ट का, और डॉक्टर डॉनर का, उन्होंने टाइम दिया उन्होंने अपना, डॉक्टर पिंगम्मा मैम, डॉक्टर मंजरी मैम, डॉक्टर कविता, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर एकता, और सारे माता पिता जिन्होंने टाइम निकाला ना इस सेशन को सुनने के लिए और अपने सवाल पूछे और इसके बारे में जानकारी के लिए। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद दूंगी। ये स्लाइड डॉक्टर कविता ने डाली है, ये रिसोर्सेज हैं, अगर आपके इसके बारे में कुछ और जानना चाहें, और जरूर अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। अब हम ये वेबिनार एंड करते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Have a good Thank you day. So much. Thank you. Bye-bye. It was Bye-bye. wonderful Bye. interacting. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye.